हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, गुणक कैसे ज्ञात करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, वर्गीकृत श्रेणी के लिए और अवर्गीकृत श्रेणी तीनों के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद पाई चार्ट बनाना है ना। तो सांख्यिकी होता क्या है? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन एवं अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने का और उसका एनालिसिस, विवेचना का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक चीज हमको देखने को मिलता है, डाटा। डाटा मतलब आंकड़े। आंकड़े लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है जिसका अर्थ होता है आंकड़ा। किसी निश्चित उद्देश्य से इकट्ठा की गई सूचनाओं, तथ्यों और संख्याओं को आंकड़ा कहते हैं। इसमें हमारे पास आंकड़े दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी आंकड़ा मतलब प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा कहने का मतलब या प्राथमिक आंकड़े कहने का मतलब है शुरू में जो प्राप्त आंकड़े हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और प्राथमिक आंकड़ों से उसके एनालिसिस करने के बाद है ना, किसी और तथ्य का अध्ययन करने के लिए अगर उस आंकड़े का उपयोग किया जाता है तो वो आंकड़े सेकेंडरी आंकड़े या सेकेंडरी डाटा या गौण आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों को जब हम लोग माध्यिका निकालते हैं या बहुलक निकालते हैं है ना, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए, तो उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है और उसका मध्य पद हमारा माध्यिका होता है। वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल जैसे आंकड़ों का संक्षिप्त रूप, जैसे 30, 40, 40 से 50, 50 से 60, इस टाइप से जो लिखते हैं हम लोग, वो वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल कहलाता है। वर्ग अंतराल के न्यूनतम मान को निम्न वर्ग सीमा और अधिकतम मान को ऊपरी वर्ग सीमा कहते हैं। जैसे 30-40 वर्ग अंतराल में 30 जो है यहाँ पे निम्न सीमा है और 40 जो है वर्ग उच्च सीमा है। परिसर क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। इसे वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है। जिस सारणी में आंकड़ों के साथ उनकी बारंबारता दी हुई होती है उसे बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। बारंबारता बंटन सारणी वैसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत श्रेणी या बारंबारता है ना, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, और दूसरा होता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी हमारे पास इस टाइप से होता है और अवर्गीकृत जो बारंबारता बंटन सारणी है वो ऐसा होता है। यहाँ पे 30 से 40, 35 से है ना, ये इस टाइप से नहीं रहता है अवर्गीकृत। और वर्गीकृत में हमारे पास इस टाइप से हमको सारणी प्राप्त होता है। यहाँ पे जैसे 10 से 20 में कितने विद्यार्थी हैं, 20 से 30 में कितने हैं, 30 से 40। उसके बाद आते हैं आंकड़ों का आलेखी निरूपण। तो आंकड़ों को चित्र के रूप में दर्शाने को हम आलेखी निरूपण कहते हैं। इसके तहत हम देखते हैं दंड आरेख। दंड आलेख या बार ग्राफ क्या होता है? इसमें x और y अक्ष वाले आलेख में x अक्ष पर दंड के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे ये हमारा दंड आलेख है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या इधर दर्शाया गया है और यहाँ पे हमको जन्म के महीने दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे इस बार ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पे पता चलता है कि जनवरी में हमारे पास है ना जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि 3 है। इसी प्रकार फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे ऐसे मिलाते हैं, इसको 4
मार्च में जन्म लेने वाले के बच्चों की संख्या 2। इस प्रकार से हम एक दंड आरेख के बार ग्राफ बनाते हैं, इसे है ना बार ग्राफ या दंड आरेख कहते हैं। इसी प्रकार आयत चित्र हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, एक्स और वाई अक्ष वाले आलेख में एक्स अक्ष पर मिले हुए दंडों के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं। उसमें यहाँ पे बार ग्राफ में देख रहे थे, यहाँ पे आंकड़ा जो है यहाँ पे मिला हुआ नहीं था, गैप था, है ना। जो यहाँ पे जो बार दिख रहा है उसमें भी वो मिला हुआ नहीं था। यहाँ पे आयताकार है और ये मिला हुआ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसी है, ठीक है। जैसे इसमें क्या हमको प्रदर्शित हो रहा है कि 30.5 से 35.5 है ना केजी में वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास यहाँ पे जो है 9 है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें हिस्टोग्राम बनाते हैं। इसके बाद आगे आते हैं बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज में क्या करते हैं, एक्स और वाई अक्ष वाले आलेख में एक्स अक्ष पर दंडों और रेखाओं या केवल रेखाओं के माध्यम से आंकड़ों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइप से जो हम आलेख बनाते हैं उसे बारंबारता बहुभुज आलेख कहते हैं। उसके बाद वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह कहने का मतलब है बीट ऑफ क्लॉज। निम्न वर्ग सीमा, वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़कर इसको 2 से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह वर्ग चिन्ह या बीट ऑफ क्लास कहलाता है। ये तो हुआ हमारा जैसे 8वीं तक के लिए। अब हम लोग 9वीं 10वीं में मान लो की क्लास में देखते हैं, तो थोड़ा उसका आगे का अध्ययन करते हैं। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के तहत है ना 3 चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं, माध्य या मध्यमान या औसत बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है मध्यिका या माध्यक, तीसरा होता है बहुलक। तो इसको ज्ञात कैसे किया जाए, तो माध्य अगर व्यक्तिगत श्रेणी के लिए है माध्य, तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। और अगर वर्गीकृत श्रेणी दिया है तो x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। उसी प्रकार मध्यिका के लिए यदि व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो यदि n जो है एक विषम संख्या है ना, n जो है एक विषम संख्या है, तो हमारा मध्यिका m बराबर m+1/2वां पद होगा। और यदि विषम हो तब वो होगा, अगर सम संख्या है हमारा तो m बराबर होता है n/2वां पद प्लस n है ना प्लस 1/2वां पद का बटा 2। बहुलक, सबसे अधिक बारंबारता वाला प्रेक्षण हमारा बहुलक कहलाता है। पाई चार्ट किसी राज्य के 5 जिलों की जनसंख्या को नीचे हमारे पास चित्र में वृत्ताकार चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इस टाइप से जो त्रिज्य खंडों द्वारा दिखाया जाता है जो आलेख, उसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। कहने का मतलब है यदि आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्य खंडों द्वारा दिखाया जाता है तो इसे पाई चार्ट कहते हैं। इसके बाद आते हैं माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है, इसके लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में वर्ताक्रम में लिखते हैं। उसके बाद आंकड़ों के वर्ग अंतराल अगर दिए गए हो तो ठीक है, नहीं दिए हो तो वर्ग अंतराल बनाया जाता है। उसका सभी वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं जिसको xi से डिनोट करते हैं। सभी वर्ग चिन्हों को संगत बारंबारता fi से गुणा करके fi xi ज्ञात करते हैं और सभी fi xi को योग करते हैं और सभी fi का भी योग करते हैं और fi xi के योग को fi के योग से भाग देते हैं और वही जो है आंकड़ों का माध्य है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि है। और जब xi और fi के मान ज्यादा बड़े होते हैं तो गुणा करने में अधिक समय लगता है, इसके लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हैं।
तो कल्पित माध्य विधि क्या होता है? तो वर्ग अंतराल इसमें बनाए जाते हैं, वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं। उसके बाद सभी xi में से किसी एक को कल्पित माध्य, जनरली हम लोग बीच का हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं और इसे a से दर्शाते हैं। और प्रत्येक वर्ग चिन्ह xi से कल्पित माध्य का विचलन di xi माइनस a से हम ज्ञात करते हैं। सभी विचलनों को संगत बारंबारता से गुणा करके fi di ज्ञात करते हैं और सभी fi और fi di को योग ज्ञात करते हैं और fi di के योग को fi के योग से भाग देकर कल्पित माध्य से जोड़ देते हैं और यही जो है हमारा आंकड़ा होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है x बार इक्वल टू a प्लस डी बार या x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा a बार। इन सूत्र की सहायता से हम कल्पित माध्य विधि में माध्य ज्ञात करते हैं। इसके बाद आते हैं, यदि सभी fi di के योग को fi के योग से भाग दें तो विचलनों का माध्य प्राप्त होता है। आंकड़ों के माध्य में से कल्पित माध्य को घटाने पर विचलनों का माध्य प्राप्त होता है और विचलनों का माध्य में कल्पित माध्य जोड़ दें तो आंकड़ों का माध्य प्राप्त हो जाता है। जब di का मान अधिक बड़ी संख्या हो तो हम माध्य पद विचलन विधि से ज्ञात करते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो पद विचलन विधि का स्टेप क्या है? सबसे पहले तो वर्ग अंतराल बनाओ, अगर दिए हो ठीक है, नहीं दिए हो तो वर्ग अंतराल हमको बनाना है। उसके बाद वर्ग चिन्ह xi ज्ञात करते हैं। प्रत्येक वर्ग चिन्ह से कल्पित माध्य का विचलन di ज्ञात करते हैं और सभी di में किसी ऐसी संख्या s से भाग दे देते हैं जिससे कि सभी di में पूरा पूरा भाग चला जाए। इससे प्राप्त भागफल को ui लिखते हैं। तो ui बराबर होता है xi माइनस h। सभी ui को संगत fi से गुणा करके fi ui ज्ञात करते हैं और सभी fi और सभी fi ui को योग ज्ञात करते हैं और सभी fi ui के योग को fi के योग से भाग देकर भागफल को भाजक से है ना s से भाग दें और फिर कल्पित माध्य a जोड़ दें। यही आंकड़े का माध्य है। जैसे कि यहाँ पे x बार इक्वल टू a प्लस h बार या l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h है ना। तो सभी fi ui के योग को fi के योग से भाग देकर ui का माध्य प्राप्त होता है। पद विचलन विधि तभी सरल और सुविधाजनक होती है जब सभी di में कोई सार्व गुणनफल हो, मतलब di में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर हो जो सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो। तीनों विधियों से एक ही मान प्राप्त होता है। कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि प्रत्यक्ष विधि के ही सरल किए हुए रूप है। हम अगर नाम से बोला जाता है कि पर्टिकुलर एक विधि से नाम दिया है कि उस विधि से हल करो, तब इस विधि से हल करना है। अगर नहीं बोला जाता है तो हम तीनों में से कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? आंकड़ों में जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे अधिक हो उसे आंकड़ों का बहुलक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई डाटा है उसमें सबसे अधिक बार जो संख्या है वो हमारा बहुलक संख्या है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बारंबारता को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है ना। व्यक्तिगत श्रेणी में हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इससे केवल बहुलक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जिस वर्ग की बारंबारता अधिक है बहुलक वर्ग में स्थित कोई मान ही आंकड़ों का बहुलक कहलाता है और उसे निम्न सूत्र की सहायता से हम लोग बनाते हैं। जैसे बहुलक बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। बहुलक जहाँ पे l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा। f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। f0 क्या है? बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता और f2 हमारा है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। h हमारा वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल साइज है। इसी अवर्गीकृत आंकड़ों का है ना मध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि मध्यिका अवर्गीकृत श्रेणी के लिए कैसे ज्ञात करें। तो अवर्गीकृत श्रेणी के लिए हम लोग देख चुके हैं ऊपर
वैसे ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब सम हो तो इस फार्मूला का उपयोग करना है, और विषम हो तो हम इस फार्मूला का उपयोग करके मध्यिका ज्ञात करते हैं। उसके बाद आते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दो या दो से अधिक बारंबारताओं का जोड़ होता है ना। कम प्रकार का संचयी बारंबारता क्या होता है? वह सारणी जिसमें ऊपरी सीमाओं से कम बारंबारताएं दर्शाई जाती है, जैसे 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है, वो कम प्रकार का बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता। और अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन वह सारणी जिसमें 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक इस टाइप से बारंबारता दर्शाई जाती है, उसे अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन कहते हैं। मध्यिका निकालने का वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात करने का चरण हमारे पास इस टाइप से होता है। सभी वर्गों की संचयी बारंबारता ज्ञात करो, है ना। मध्यिका वर्ग ज्ञात करो जिससे मध्यिका स्थित है। जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और निकटतम होगी वही माध्यक वर्ग या मध्यिका वर्ग होगा। मध्यिका वर्ग ज्ञात हो जाने के बाद इस सूत्र का प्रयोग से आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात करते हैं। जैसे मध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF, CF मतलब संचयी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, बाई F × H। तो इस सूत्र की सहायता से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यिका हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे L मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n प्रेक्षणों की संख्या, CF मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F मध्यिका वर्ग की बारंबारता और H जो है वर्ग माप है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 जो मापक है, कौन कौन सा? मध्यिका, बहुलक और माध्य। इन दोनों में संबंध क्या होता है? तीनों में संबंध होता है 3 गुणित मध्यिका बराबर बहुलक धन 2 गुणित माध्य। ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर 2 दिया रहे तो हम तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इससे संबंधित सवालों को हल कैसे किया जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल पाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।